Hello everybody, welcome back to GS की राह पर. I am here with the third chapter of Indian polity. As I already told you that we will cover approximately 20 to 25 chapters in which I will cover whole polity. So this is the third chapter and the chapter is the Indian Constitution Preamble and its feature. Preamble मतलब प्रस्तावना. प्रस्तावना. Preamble का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर? Preamble is basically the preface of the constitution. ठीक है. प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारी चीजें एनसीईआरटी से हैं. मतलब अरिहंत की एनसीईआरटी है ऑब्वियसली. एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था. ठीक है. और 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट किया गया. ठीक है. अब आगे का पढ़ते हैं. प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. A preamble is an introductory statement and a document that explains the document's aim and objectives. Preamble basically एक statement है या document है जो explain करता है क्या? The aim and objectives. Actually जैसे कि मैंने पहले बताया कि preamble क्या है? एक preface of the constitution है ना? मतलब एक तरीके से आउटलाइनिंग ओवरव्यू दे देता है कि एक्चुअली में होता क्या है, अंदर दे क्या रखा है. किसी भी बुक के पहले हम देखते हैं प्रीफेस होता है. प्रीफेस इंट्रोडक्टरी होता है कि भाई बुक में अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा. ऐसे ही संविधान का जो प्रीफेस है वो है प्रियम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फार्मर्स, द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स creation and the core values and principle of the nation. The preamble is based on the objective resolution which were drafted in the Constituent Assembly by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, adopted by Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947. ये मैं पहले ही पिछली क्लास में ही बताया था और अभी सबसे पहले यही बताया है. Preamble has been amended only once by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है. अब याद रखना प्रियम्बल जो है एक ही बार अमेंड हुआ है. एक बार अमेंड हुआ है. ठीक है. अमेंड हुआ है वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है. दो दिस अमेंडमेंट the word socialist and secular were added between the words sovereign and democratic. सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड करा गया किसके बीच में? सॉवरेन और डेमोक्रेटिक वर्ड के बीच में. हम पढ़ते हैं ना प्रियम्बल को. वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. है ना. ये तो पढ़ते हैं. तो इसमें क्या है? सेकुलर और सोशलिस्ट ऐड करा गया. एंड यूनिटी ऑफ नेशन वर्ड चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. जो यूनिटी ऑफ नेशन वर्ड था उसको चेंज करके क्या बोला गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. ठीक है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल. ये कहां से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया प्रियम्बल वर्ड. प्रियम्बल वर्ड जो है कहां से लिया गया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इज द सोर्स ऑफ प्रियम्बल. ठीक है. ड्राइव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. है ना. हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और अमेरिका ने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है.
ठीक है। द वर्ड लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल आर टेकन फ्रॉम फ्रांस, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रांस से लिया गया का लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एल ई और एफ, ये जो तीन वर्ड है लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये लिए गए फ्रेंच से। ठीक है, ये याद रखो, कैसे याद रखेंगे? लिबर्टी इक्वलिटी, एल ई एफ, लीफ, लेफ्ट, एफ मतलब लास्ट वाला जो एफ है उसी से फ्रेंच बन जाता है। ठीक है। Importance and utility of the preamble. The preamble of the Constitution contains ideas that the Constitution seeks to achieve. It does not grant any power, but it gives direction and purpose to the Constitution. ये कोई पावर नहीं देता, लेकिन डायरेक्शन दिखाता है, पर्पस बताता है कि एक्चुअली में है क्या। द आउटलाइन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन, किसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। It also ensures the grand objective and socio-economic goals which are to be achieved through constitutional processes. Though the Berwick case, the court stated that preamble is the key to open the mind of the makers. Berwick केस में क्या कहा? Preamble is the key to open mind of the makers, but it cannot be considered as a part of constitution. Berwick केस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बैरोवेरी केस में नहीं माना, ठीक है कि नहीं है, नो। ठीक है, याद रखिएगा। देयरफॉर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर वो पार्टी नहीं है तो वो एनफोर्सेबल भी नहीं है, कहाँ? लॉ। ठीक है। इन 1955 फॉर द केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प LIC, यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC का जो केस था, उसके हिसाब से ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। LIC वाले केस में क्या हुआ? प्रियम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन से केस में बताया? LIC वाले केस में। इसमें क्या है? प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्ट, नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल टू कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। ये इंटीग्रल पार्ट है लेकिन ये कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। आज भी प्रियम्बल के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, प्रियम्बल की कोई भी चीज को लागू करवाने के लिए। देयरफॉर प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ प्रियम्बल पढ़ते हैं। The components of the preamble of India constitutes are as follow. The preamble shows that the people of India are the source of authority. preamble ये बताता है कि जो people of India हैं, जैसे क्या कहा, we the people of India having solemnly resolved to constitute India, हम जो लोग हैं। ठीक है, तो सारी जो पावर्स हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, वो कहाँ से आता है? पीपल से आता है, लोगों से आता है, पीपल से आता है। ठीक है, लोगों से, वहां पे रहने वाले लोगों से आता है। ठीक है। It means power lies with the citizen to elect their representative and they also have the right to criticize their representatives. अब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिटिसाइज करने की भी इजाजत किसके पास है? सिटीजन्स के पास है। क्रिटिसाइज करने की इजाजत किसे? सिटीजन्स के पास है, टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। It comprises the date of its adoption, which is 26 November 1949. अब कब अडॉप्ट करा गया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम 2015 से
मनाते हैं 26 नवंबर 1949 की वजह से, ठीक है। 2015 से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। They state that the objective of the Constitution of the India are justice, liberty, equality, and fraternity, which is to maintain the integrity and unity of nation as well as the citizen. अब क्या है? The the it states that the objective of the Constitution of India are justice, liberty, equality, and fraternity. Objective क्या है? Justice. सबको जस्टिस मिले, सबकी इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, और ये हर जैसे ये 5 प्रकार की है, और हर एक की अलग अलग है। फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक है। विच मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन एज वेल एज द सिटीजन। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन को रखती है ये, बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, और इनको ही जस्टिफाई करता है क्या? प्रीएम्बल। इट ऑल्सो जस्टिफाइज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट विच इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। जैसे हम कहते हैं ना, हम सेकुलर हैं, सेकुलर इंसान है, बट यहाँ पे स्टेट सेकुलर है। व्हेन वी से वी लिव इन अ सेकुलर कंट्री, दैट मीन्स इंडिया एज अ कंट्री does not have any religion, does not have any religion। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया, जो स्टेट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, बट उसमें रहने वाले लोगों का रिलीजन हो सकता है, ठीक है। अब इस वाली लाइन को जस्टिफाई करते हैं कैसे? हमारा देश सॉवरेन है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी इंटरनल प्रॉब्लम अपने आप डील करते हैं, अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी करेंगे हम होल सोल रिस्पॉन्सिबल हैं। वी आर होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच एवर थिंग हैपन इन आर टेरिटरी, ठीक है। सोशलिस्ट है, समाजवादी है, बिल्कुल है। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। अगर कोई हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है तो वो रिपब्लिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रिटिश का जो हेड है वो किंग या क्वीन होता है, ठीक है। तो वो रिपब्लिक नहीं है। और गल्फ, जैसे मान लीजिए सऊदी सऊदी अरेबिया का है, सऊदी का है, ठीक है। तो उसका क्या है? उसका जो हेड है वो मोनार्क है, राजा है ना। तो वो रिपब्लिक नहीं है, ये याद रखिएगा। रिपब्लिक का मतलब है हेड इज इलेक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अब एक बात प्रियम्बल पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। सारे सिटीजन्स के लिए ये सारी चीजें जस्टिफाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस वजह से शॉर्ट फॉर्म लिख भी रखेंगे। जस्टिस कितने प्रकार का? 3। सैप, सीधे सीधे सैप याद करो, SEP, सैप। जस्टिस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अपने विचारों की लिबर्टी, एक्सप्रेशन हम कुछ भी एक्सप्रेस करें, बिलीफ किसी चीज में बिलीव रखें, फेथ रखें, और वर्शिप करें किसी की भी, ये हमारी लिबर्टी है। अब इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। ये इक्वलिटी हो गया। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या करता है? डिग्निटी, सम्मानजनक,
सम्मानजनक लाइफ होनी चाहिए, लाइफ होनी चाहिए। ठीक है जी। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिटी इन a constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये सेम लाइन थी एज इट इज। ये प्रियम्बल आपको वैसे याद भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से सीधे वर्ड से वर्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड से। अब देखते हैं यहाँ से। जैसा कि पहले भी बताया था, पहले ही देखो यहाँ पे पहली लाइन में यही लिखा था, ये पहले पैराग्राफ में प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। ठीक है, वही लाइन यहाँ पे रिपीटेड है 1946 में। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976। कहाँ से? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लैंग्वेज इसकी कहाँ से? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, प्रियम्बल बी एन राव ने दिया था। ठीक है, बेसिकली वर्ड दिया था। ठीक है, बी एन राव ने। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये ड्राइव्ड है, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 में दिया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जामों में पूछी जा चुकी है आज तक। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representative, not handed down by them by a king or any outsider। हमने खुद को ये संविधान दिया है, ना कि हमें किसी और ने, किंग ने या किसी और बाहर के व्यक्ति ने हमें ये संविधान दिया है। ठीक है। रिपब्लिक का मतलब मैंने अभी बताया, तो द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट द हेरिडिटरी पोजीशन। है ना, वंश अनुगत नहीं है, वंश के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, बट कैसे है? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इलेक्टेड पर्सन है। ठीक है जी, वंश के अकॉर्डिंग नहीं है। अब बात करें हम सेकुलर की। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, बट देर इज नॉट ऑफिशियल रिलीजन। कहने का मतलब मैंने जो पहले बताया, सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि देश का कोई देश का रिलीजन नहीं है। सॉरी, हम लोग कोई भी रिलीजन नहीं अपना सकते, या वहां में देश में रहने वाले लोग कोई रिलीजन नहीं अपना सकते। सेकुलर का मतलब है देश का, अपने आप में देश एक आइडेंटिटी है, उसका कोई रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन सब ये क्या है? इस्लामिक कंट्रीज है। ठीक है, इनका क्या है? रिलीजन है, क्या है? इस्लाम। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन बिलीव प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट सबको एक बराबर तरीके से देखती है। अब लिबर्टी, लिबर्टी वर्ड कहाँ से लिया गया? फ्रेंच से। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? एल ई एफ, एल ई और एफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लास्ट का वर्ड एफ, तो ये कहाँ से लिया गया? फ्रेंच से लिया गया है, याद रखना। लिबर्टी कहाँ से? फ्रेंच से। देर आर नो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स। कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिटीजन पे, इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। ठीक है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करें जस्टिस की। जस्टिस कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर, मतलब रशिया से। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। सोशल इनइक्वलिटी है अगर समाज के अंदर, वो रिड्यूस करी जानी चाहिए। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये किसी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट शुड वर्क for the welfare of all, especially
ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। गवर्नमेंट किसके लिए काम करनी चाहिए? शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। सबके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, स्पेशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की। अब बात करें हम सॉवरेन। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। अपनी टेरिटरी के अंदर, समझ रहे हैं ना, अपनी टेरिटरी के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी करें, कोई भी कोई भी एक्सटर्नल नहीं बोलेगा, उसमें नहीं बोल सकता। ठीक है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके लिए हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो एक्शन के लिए भी और एक्शन से होने वाले परिणाम के लिए भी। ठीक है, अब बात करें सोशलिस्ट की। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। वेल्थ कैसे जनरेट करी जाती है? सोशली, और वो इक्वली शेयर करी जानी चाहिए सोसाइटी द्वारा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए किसको? ओनरशिप को एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस। किस मतलब जो वेल्थ एक जगह एकत्रित हो रही है उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको रेगुलेट करा जाए और कम करा जाए। डेमोक्रेटिक, a form of government where people enjoy equal political rights, elected their ruler, hold them accountable। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और वो अकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है जी। इक्वलिटी किससे कहते हैं? इक्वलिटी कहाँ से भी है? फ्रेंच, एल ई और एफ याद रखो हर बार। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, द ट्रेडिशनल सोसाइटी इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड। ट्रेडिशनल सोसाइटी और इक्वलिटी एंड होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी किससे कहते हैं? ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस शुड बिहेव वी एज इफ वी आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। नो वन शुड बी ट्रीटेड अ फेलो। कोई किसी को बाहर का, दूर का मत समझो, सबको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करो। मतलब फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The important silent feature of Indian Constitution are as follow. While the largest written constitution, ये तो पहली क्लास में बता दिया था। क्यों? क्योंकि एलिफेंटा साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ये क्या है? सिंबल है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आईसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। Hence, it is world's longest written constitution. It is a comprehensive, elaborated, and detailed document. The factors that have contributed to this phenomenon are geographical factors, the vastness of the country and diversity, historical factor, influence of Government of India in 1935, a single constitution for both center and state, and dominance of legal luminaries। अब क्या है, हमारा जो संविधान है उसमें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसके लिए? स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी। ठीक है, अगर हम यही बात करें, मान लीजिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये यूएस का है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे क्या है? स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ये क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट है। दोनों में अंतर है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है? Our parliament has adopted a parliamentary system of democracy. Constituent Assembly decided to espouse a parliamentary form of government both for the center and state. हमने क्या करा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करा है। ठीक है, किसके लिए? स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। सेंटर के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम distinction is made between the nominal and real executive heads. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है? कुछ अंतर होता है नॉमिनल और रियल हेड में। नॉमिनल हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है और रियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। पता है ये क्यों रियल है? क्योंकि ही इज इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय सिटीजन कह लो या पीपल कह लो, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Council of Ministers is responsible before the Lok Sabha and lower house of the Union Parliament. ये जो COM होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। There are close relation between the executive and legislature. बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, किसके बीच? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है जी। Executive function are exercised by member of parliament appointed by prime minister and prime minister to the cabinet. The parties in the minority serve in opposition of the majority and have duty to challenge it regularly. अब जो पार्टी अपोजिशन में है, जैसे LOP भी होता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो आज की डेट में हमारे जो है राहुल गांधी जी हैं, है ना। ये कौन है? LOP है। ये याद रखने वाली चीज है। Prime Minister may be removed from power whenever they lose the confidence of majority of the ruling party of the parliament. मान लीजिए कोई भी बिल पास करा गया लोकसभा में, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और वो बिल पास नहीं हुआ, तो इसको ये माना जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कॉन्फिडेंस नहीं है। किसका? MPs का, गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए। तो वहीं तुरंत जो है लोकसभा डिसॉल्व करी जानी चाहिए या नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री हैं कहीं के, मतलब पार्लियामेंट में, जो प्रधानमंत्री हैं वो हेड होते हैं गवर्नमेंट के। अगर उन्होंने कोई भी बिल पास करा है, ठीक है, तो वो बिल तो पास होना चाहिए, क्योंकि प्रधान PM ही तब बने हैं जब वो मेजोरिटी में है। और मेजोरिटी वाला जो कैंडिडेट है, उसने अगर बिल पास किया है और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो MP हैं उससे नाराज चल रहे हैं और सरकार गिरने वाली है। गिरने वाली नहीं है, या फिर गिरनी चाहिए। ठीक है जी। ये तो रहा अब तक का जो भी है। अब रह गया कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, ये टॉपिक और कर लेते हैं कवर। ठीक है जी, आज के लिए फिर खत्म करेंगे।
फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स the and guarantee the fundamental right to the citizen. The Constitution of India confirms the basic principle that every individual is permitted to enjoy certain basic rights, and Part 3 of the Constitution deal with those rights, which are known as the fundamental rights. Part 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दैट एवरी इंडिविजुअल इज परमिटेड टू एंजॉय। ये हर व्यक्ति को, इंडिया में रहने वाले को ये फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स include right to equality, right to freedom, right against exploitation, and the right to freedom of religion, cultural and educational rights, and the right to constitutional remedies। इसको आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द वेरी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल नॉट एब्सोल्यूट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल तो है बट आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। एब्सोल्यूट इन नेचर एक्सेप्ट टू, दे आर टू फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट भी है। दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट है। कौन सा? एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18, और दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 21 का ए, 6 से 14 साल के बच्चों को 16 to 14 ईयर चाइल्ड फ्री एजुकेशन, सॉरी कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। ठीक है जी, ये क्या है? ये कहाँ से? आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी से यहाँ फंडामेंटल राइट में डाला गया है। किसके द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 2005, नहीं एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। बेसिकली जो यहाँ पे बात करी गई वो वहां तक पहुंच गई। क्या है? जस्टिसेबल बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है सारे राइट, बट आर्टिकल 18 और 21 का ए एब्सोल्यूट इन नेचर है। रीजनेबल कांस्टेंट कैन बी इम्पोज्ड कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी में हमारे कुछ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है जी, अब ये तो सारी बातें हो गई फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज जो हमने पढ़ा वो ये था। ठीक है, स्टार्टिंग प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करी, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल पढ़े, फिर कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रीएम्बल पढ़े। हमने सारे वर्ड्स को एक एक करके पढ़ा है। ठीक है, और जाना है कि एक्चुअली हर वर्ड कहता क्या है। अब हम आगे बढ़े, फिर तो हमने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ी, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, और कल अब हम पढ़ेंगे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारा जो संविधान है किन किन सोर्सेज से लिया गया है, कौन कौन सी जगह से क्या क्या लिया गया है, कौन कौन सी कंट्री। ठीक है जी, ये तो हुआ आज का। भाई अगर जिस किसी को क्लास समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज मुझे ये मोटिवेशन के लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन और लाइक्स की जरूरत होती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।